समानता, गरीबी, भूख, इन सब से लड़कर ही व्यक्ति सफलता की गाथा लिखता रहा है। आजादी से पहले हम इससे खूब लड़े। 15 अगस्त 1947 की आधी रात आजादी का सूर्य उदय हुआ और 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक व्यवस्था में बंधा। आज गणतंत्र के पूरे 75 वर्ष होने को हैं, परंतु गणतंत्र की भारतीय परंपरा तो बहुत पुरानी है। आइए गणतंत्र के प्राचीन प्रारूप को समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखक और कवि डॉक्टर जेपी पांडे की इस वार्तामयी रपट से। भारतीय साहित्य में गणतंत्र। जनवरी का महीना जहां नववर्ष का प्रारंभ है, वहीं भारत में संवैधानिक और गणतांत्रिक व्यवस्था के प्रारंभ होने का भी महीना है। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने का अर्थ था देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था का लोगों के लिए लागू होना। इसका तात्पर्य हुआ कि देश का शासन किसी राजा के द्वारा न चलाया जाकर देश के नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाएगा। वास्तव में जन और गण भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था के मूल में है। जन मतलब यहाँ के लोग और गण का अर्थ है लोगों का समूह। ऋग्वेदिक काल से ही इस भावना का प्रतिबिंब विभिन्न साहित्यिक व्याख्यानों में देखने को मिलता है। और हमारे राष्ट्रगान की पहली पंक्ति में जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं जन गण मन अधिनायक जय है, तब यह भारतीय साहित्य, समाज और राज्य के जीवन में जन और गण की हमारी मूल भावना का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। गण में समूह द्वारा शासन का सिद्धांत निहित है, यानी किसी देश की उच्चतम व्यवस्था गण द्वारा चुनी जाए। जैसे भारत का उच्चतम पद, राष्ट्रपति का चुनाव भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। भारत आदिकाल से ही प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था का जनक रहा है। भारत में साहित्य की शुरुआत ऋग्वेद से मानी जाती है। ऋग्वेद हमारा प्रथम वेद है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। इसके साथ ही 40 बार गण शब्द का प्रयोग मिलता है। साथ ही ऋग्वेद में अनेकों बार सभा और समिति की चर्चा मिलती है, जो समूह द्वारा निर्णय लेने से ही संबंधित है। विदेशी शासकों ने बड़ी चतुराई से यह प्रचारित किया कि जनतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्थाएं पश्चिम से दुनिया भर में फैली, जबकि सत्य यह है कि हजारों वर्ष पूर्व से ही यह व्यवस्थाएं भारतीय जीवन, ज्ञान परंपरा एवं साहित्य में विद्यमान रही हैं। इसलिए हमें दासता की मानसिकता से निकलकर अपनी गौरवशाली परंपरा को पहचानने की महती आवश्यकता है। ऋग्वेद के बाद अन्य वैदिक साहित्य जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी गण व्यवस्था का वृहत वर्णन मिलता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व तो भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था का स्वर्णकाल माना जा सकता है। उस समय भारत में अनेक प्रमुख गणराज्यों का उदय हुआ। 6ठी सदी में स्थापित लिच्छवी को दुनिया का प्रथम गणराज्य माना जाता है। स्वयं महावीर स्वामी का जन्म लिच्छवी गणराज्य में ही हुआ था। इसी प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म एक अन्य प्रमुख गणराज्य शाक्य गणराज्य में हुआ था। इनके अलावा मल्ल, वज्जी, विदेह आदि उस समय के प्रमुख गणराज्य थे। इन गणराज्यों का जिक्र अनेकों बौद्ध और जैन साहित्य में पाया जाता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद और उनकी गणीय व्यवस्था का जिक्र मिलता है। इसके साथ ही पाणिनि के अष्टाध्यायी में महाजनपद और गणों का विवरण मिलता है। अष्टाध्यायी में व्याकरण के गूढ़ तत्वों के साथ तत्कालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का विशद वर्णन प्राप्त होता है। स्वयं पाणिनि का जन्म काबुल और सिंध नदी के संगम के पास दक्ष गोत्र में हुआ था, जो स्वयं संघ या गण था। माना जाता है कि तत्कालीन समय में कहीं कहीं गणराज्य सदस्यों के संपूर्ण सहमति पर आधारित होता था, यानी गण का प्रधान गण के सभी सदस्यों के पूर्ण सहमति से ही बनता था। ऐसे में यह सिद्धांत बहुमत वाली आज की व्यवस्था से बहुत आगे की बात थी। गण के समानार्थक एक अन्य शब्द भारतीय वाङ्मय में मिलता है, वह शब्द है संघ।
संघ में भी शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथों में न होकर लोगों के द्वारा होती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन के अभिधम्म ज्ञान प्रस्थानम में संघ का जिक्र मिलता है। पाणिनि संघ को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संघ एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसमें उच्च और निम्न वर्ग में कोई भेद नहीं है। दिलचस्प यह है कि संघ भारतीय संदर्भ में एक बहुआयामी इकाई के रूप में स्थापित था। बौद्ध धर्म के ध्येय वाक्य बुद्धम शरणम संघम गच्छामि से हम सब परिचित ही हैं। भारतीय संदर्भ में संघ धार्मिक और सामाजिक संस्था तो है ही, साथ ही यह राजनीतिक संस्था गण के समतुल्य है। बौद्ध साहित्य महावाक्य के अनुसार गण एक ऐसी व्यवस्था थी जहां शासन लोगों के द्वारा होता था। बहुचर्चित और लोकप्रिय जातक कथाओं में गण और गणीय व्यवस्था का बहुतायत से वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ दीर्घ निकाय और अंगुत्तर निकाय में स्वयं महात्मा बुद्ध द्वारा वज्जी गणराज्य के भविष्य की चर्चा करते हुए वर्णन मिलता है। भगवान बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद की वार्ता से स्पष्ट होता है कि वज्जी में शासन लोगों की सहमति और इच्छा से चलाया जाता है। जैन ग्रंथ अवदान सूक्त में एक घटना का जिक्र है जिसका वर्णन करना यहाँ समीचीन होगा। जब 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर क्षेत्र से व्यापारी दक्षिण दिशा में व्यापार के लिए गए और दक्कन के राजा ने उनसे उत्तर क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा, तब एक व्यापारी ने बताया कि उत्तर क्षेत्र में कुछ राज्य गण द्वारा संचालित हैं, जबकि कुछ अन्य राज्य राजाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित हैं। इन समस्त वर्णनों में गण लोगों की इच्छा, सहमति यानी पब्लिक स्पिरिट को प्रतिबिंबित करते दिखाई देते हैं। हमारे प्रमुख महाकाव्य महाभारत के शांति पर्व में भी गण का इसी अर्थ में प्रयोग है, जैसा कि पूर्व के साहित्य में मिलता है। महाभारत के अनुसार गण संपूर्ण मत या बहुमत से लोगों द्वारा चलाई गई स्वायत्तशासी संस्थाएं थी। युधिष्ठिर और भीष्म के वार्तालाप में गण को संपूर्ण लोगों की सहमति से चलाए जाने वाली संस्था बताया गया है। भीष्म गण व्यवस्था की प्रशंसा करते भी दिखाई देते हैं। 3री सदी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का काल था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यद्यपि भारत के प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख करता है, तथापि यह गण व्यवस्था का न केवल वर्णन करता है वरन उसकी प्रशंसा भी करता है। प्रथम सदी के आसपास के ग्रीक यात्रियों के वर्णन में भी गण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि की रचनाओं में एवं अशोक के स्तंभ लेखों में भी अनेकों गणराज्यों का विवरण मिलता है। ईस्वी संवत के आसपास और उसके आगे भी गण व्यवस्था यथावत चलती रही। गुप्तकालीन साहित्यिक वर्णनों में भी मालवा और यौधेय सहित अनेक गणराज्यों का जिक्र मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल से ही साहित्य में गण शब्द और गणीय व्यवस्था का विशद वर्णन मिलता है। भारत में हजारों सालों से गणतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही कुशलता से लागू रही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से भारतीय जन की इसी मूल भावना की पुनर्स्थापना हुई है। श्रोताओं, डॉक्टर JP पांडे की इसी रपट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा गणतंत्र हमेशा यूं ही एकता और अखंडता के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाता रहे। ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे। अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। अगले माह के प्रथम शनिवार आपसे फिर भेंट होगी। वाचन स्वर प्रीति कमल का था। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की थी।